टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं और उसी प्रीवियस लेक्चर को जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया लेक्चर नंबर 2 में। और आपको आइडिया कि ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल से हमने स्टार्ट किया था और आज हम पहुंचे थे उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। हमें चाहिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं और उनकी इन ऑर्बिट्स के अंदर किस तरीके से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यानी हमें यहां पे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस चाहिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका मेजर टॉपिक है जिसको हमने स्टार्ट कर रखा था। इसको स्टार्टिंग में इसके दो हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट थे, दो स्ट्रॉन्ग इसके एविडेंसेस थे जिनको हमने डिस्कस करना था। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो आर्गुमेंट था उसको डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आपको लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करें और दोबारा से पहले वाला आर्गुमेंट जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का था उसको देख सकते हैं वहां पे। इसमें हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जब हमें लाइन स्पेक्ट्रम शो होता है तो लाइन स्पेक्ट्रम इस चीज का एविडेंस प्रोवाइड करता है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं और उसके बाहर वाले शेल्स में मूव कर रहे हैं, आउटर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। ये पहला एविडेंस हमें आउटर ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट देता है कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जगह न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस में कौन पाए जाएंगे? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जबकि आउटर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूव करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो वेरियस ऑर्बिट्स के अंदर है, वो वेरियस ऑर्बिट्स में है। और ये पहला आर्गुमेंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया है कि ऑर्बिट्स भी ढेर सारे हैं और उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जब इस चीज को वहां हमने डिस्कस कर लिया तो अभी जरूरी यह था कि इन ऑर्बिट्स का हम आइडिया कैसे लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से आया। तो आज का टॉपिक जिसका नाम है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इसके नाम से हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज, ये हमें कैसे बताएंगी कि इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा था। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको आइडिया है, आपने डिफाइन किया हुआ था, इसकी डेफिनेशन दोबारा से रिकॉल करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपने इसको डिफाइन किया था कि किसी भी एटम के, जो कि किसी एलिमेंट का ये एटम होगा, इसको अगर हम गैसियस फॉर्म में ले लें तो इसका जो आखिरी शेल है गैसियस फॉर्म में वैलेंस शेल, उस वैलेंस शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ। अब इस आयोनाइजेशन एनर्जी को किस तरीके से एक एविडेंस के तौर पे लिया जा सकता है जहां ये डिस्कस करे कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में से निकाला गया। तो इसको दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला वे ये है कि हम किसी भी एटम की जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज है ना, उनको नोट डाउन कर लें, उनको एनालाइज करें। सक्सेसिव का मतलब उसकी पहली, उसकी दूसरी, उसकी तीसरी। सक्सेसिव एक ऐसी नंबरिंग को कहते हैं जो मुसलसल हो रही हो, 1 2 3 4 5, हम इनको सक्सेसिव नंबर कहते हैं जो एक दूसरे के साथ हो। तो अगर हम उसकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इन आयोनाइजेशन एनर्जीज को कैलकुलेट करें तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से निकाला गया है। और इस ऑर्बिट के बारे में आइडिया लेना ही तो हमारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी हमें पता चलेगा कि पहले ऑर्बिट से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, दूसरे से कितने निकाले गए हैं, आखिरी में से कितने निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो आइडिया हो जाएगी। और दूसरी चीज, ये जो दूसरी चीज है ये है कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करें, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की। और ऑलमोस्ट हम 88 एलिमेंट्स के एक प्लॉट देखेंगे, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें 88 एलिमेंट्स की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम की जाती है। जब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी आप 88 एलिमेंट्स की मालूम करेंगे तो उसमें आपको ट्रेंड नजर आएगा कि किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी बढ़ रही है, किसकी कम है। तो इससे आइडिया हो जाएगा कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होता है, एक्सेप्शंस क्या हैं, और बाकी पीरियोडिक टेबल के अंदर या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या हैं। तो ये चीज हमें बताएगी ग्रुप्स और पीरियड्स के रुझानात को। तो ये दोनों पॉइंट्स को अगर आप देखें तो ये दोनों पॉइंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल देने जा रहे हैं। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है और इनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। तो सक्सेसिव एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती। और ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और फिर जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, एग्जांपल ले लें आप कैल्शियम के गैसियस फॉर्म में
अगर इसको इसको आयोनाइज करवाया जाता है तो इससे पहले गैसियस फॉर्म में इसका पॉजिटिव आयन बनता है और साथ में इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला। फिर अगर इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी हो तो इसी पॉजिटिव आयन को कैल्शियम के दोबारा से पॉजिटिव आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है, तो 2 पॉजिटिव कैल्शियम का बनेगा और साथ में एक और इलेक्ट्रॉन। और इसी की अगर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी हो तो इसी के 2 पॉजिटिव में से Ca2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन इन तीनों को रिमूव करने के लिए आपको हर फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी आपको देनी होगी। और अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो ये एनर्जी की वैल्यू क्या सेम रहेगी या ये एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, इसी चीज को हम एनालाइज करेंगे। एनर्जी के अंदर कितना डिफरेंस आया है इस आयोनाइजेशन एनर्जी में, ये हमें आइडिया देगी कि इलेक्ट्रॉन निकाला कहां से गया है। क्योंकि आपने असल में देखना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिट में कितने कितने हैं, यही तो है। और इसी को तो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। और ये आपको आइडिया कहां से होगा, जब आप सक्सेसिव एनर्जीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सक्सेसिव एनर्जीज हैं ये किस तरीके से हमें आइडिया देती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में, और क्या इंफॉर्मेशन है इनमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज में, कि ये किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को रिवील करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि कोई भी अगर आप सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी लेते हैं तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पहले तो हमें बताती है कि शेल्स के दरमियान एनर्जी गैप कितना आ रहा है, यानी एनर्जी गैप कितना आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस शेल में से निकल रहे हैं, किस ऑर्बिट में से निकल रहे हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से आपको मजीद ये चीज एलेबोरेट हो जाएगी। एग्जाम्पल केस स्टडी हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ये एटम है और इस एटम को अगर आप देखें तो इस एटम के वैलेंस शेल में यहां कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स है, हम उसको भी ठीक कर लेंगे। वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये पड़ा हुआ है वैलेंस शेल में और दूसरा यहां पे पड़ा हुआ है। तो वैलेंस शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है एटॉमिक नंबर 12 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और लास्ट में अगर आप देखें 3s में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, 2 पड़े हुए हैं। डुप्लेट मुकम्मल है एक तरह का। अब अगर डुप्लेट मुकम्मल है और आखिर पे इन 2 में से तीसरे ऑर्बिट में से 2 में से कोई एक निकलेगा, तो बिलफर्ज तीसरे में से ये आखिरी को निकालते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। तो ये भी याद रखो कि मैग्नीशियम के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होती है ना। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। प्रोटॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचे जाने वाले। तो न्यूट्रल फॉर्म में 12 को कितने खींच रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने एनर्जी दी और जैसे ही हमने एनर्जी प्रोवाइड की इसको, तो इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन निकाला और ये एनर्जी जैसे ही हमने इसको दी, ये आखिरी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। और जब इलेक्ट्रॉन निकला तो Mg जो था मैग्नीशियम, ये गैसियस फॉर्म में था। इलेक्ट्रॉन निकलते ही इसका बना है Mg पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस वक्त जो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ी है, जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी है, जिसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, ये एनर्जी हमने दी है 738 किलो जूल पर मोल। 738। अब बड़े ही ध्यान से आपने इसको समझना है। पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जरा बताओ, 12 खींचे जाने वाले थे, 12 ही खींचने वाले थे, एक खींचे जाने वाला निकल गया, तो बाकी कितने रह गए 11। अब खींचने वाले कितने हैं 12, क्या इनमें कोई तब्दीली हुई? नहीं, इनमें तो कोई तब्दीली नहीं हुई। तो जमा के कितने हुए 12 और नेगेटिव कितने रह गए 11 रह गए। अब 12 11 को ज्यादा मजबूती से खींचेंगे या 12 12 को, तो आपको पता है जब खींचने वाले ज्यादा होंगे, बेशक वो एक ही ज्यादा क्यों ना हो, वो बाकी रह जाने वालों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल के साथ खींचेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ खींचेंगे। और जब स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ खींचेंगे तो अब 11 जो हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो अब ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के करीब चले गए। न्यूक्लियस की ताकत इन पे बढ़ गई और जब न्यूक्लियस की ताकत बढ़ी तो अब आपने दूसरे को निकालना है। तो अब जरा आए ग्राफ की तरफ। ग्राफ में देखें बॉटम के ऊपर पहला इलेक्ट्रॉन निकला है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का लॉग देखें तो यहां पे आ रही है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन। लेकिन अब दूसरे को निकालने के लिए ये एनर्जी थोड़ी सी ऊपर गई है, ये ऊपर जा रही है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल रहा है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे और यही वाला इलेक्ट्रॉन ये जो यहां पर है इसको भी हम निकालना चाह रहे हैं, तो अब क्या बन चुका था Mg गैसियस फॉर्म में पॉजिटिव बन चुका था। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालें, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो Mg 2 पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में एक और इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, अब दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई 1450 किलो जूल पर मोल, 1450। और ये ऑलमोस्ट डबल है, 738 का डबल है 14। ये डबल क्यों एनर्जी देनी पड़ी? तो थोड़ा सा इस पे अपने माइंड को आप
मुशक्कत में डालें और आपको पता चलेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हुए हमें 12 से 11 में छुड़ाने में से एक इलेक्ट्रॉन छुड़ाना था। तो इन्फ्लुएंस जो 12 का 11 पे था वो ज्यादा था, हमने पढ़ा ज्यादा फोर्स थी, और ज्यादा ताकत वाले में से आपने अगर छुड़ाना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अब जब आपने एनर्जी दे दी और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब ये जो तीसरा शेल था ना, ये अब खत्म हो चुका है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों निकल चुके हैं, और हम किस फॉर्म में पहुंच चुके हैं? हम Mg2 पॉजिटिव इस फॉर्म के अंदर है, गैसियस फॉर्म में। अब इसके बाद इनर शेल है। अब इनर शेल किसके करीब है? अब दोबारा से इसी रिलेशनशिप को दोबारा देखें कि अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10, और कितने नेगेटिव रह गए? 10, और पॉजिटिव उनको कितने खींचने वाले हैं? पॉजिटिव फिर बढ़ गए। अब पॉजिटिव तो 12 के 12 ही है ना, अब 10 को और ज्यादा, यानी यहां मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, यहां और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा पुल। तो अब छुड़वाना इलेक्ट्रॉन को और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम इनर में आ गए। लिहाजा इनर में आते ही आप थोड़ी बहुत एनर्जी से तो काम नहीं चलने वाला। 1400 से आप 1500 पे गए, 1600 पे गए, 1700 पे, कोई फर्क नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। यहां ग्राफ में आके देखें दोबारा, यहां से ऊपर जा रहे हैं आप, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। अब यहां तक पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। लेकिन जब आपने एनर्जी प्रोवाइड की 7000 के करीब, 7730 किलो जूल पर मोल, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब की बार जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी 2 पॉजिटिव में से आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, Mg3 पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में, और एक इलेक्ट्रॉन और निकला। और आपकी बार आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई? थर्ड, और ये हुई 7730 किलो जूल पर मोल। तो अब मुझे बताएं कि क्या इन दोनों और तीनों में जो एनर्जी आ रही है वो एक ट्रेंड के साथ आ रही है? क्या एक जैसे गैप के साथ आ रही है? नहीं, पहले दोनों में तो हमें देखने को मिली कि शायद डबल हो गई है, लेकिन जब दूसरे से हमने तीसरे में जंप किया तो एनर्जी का पता चला ये तो तकरीबन 6 गुना बढ़ गई है। 1000 यानी 1500 से 7500 से भी ऊपर चली गई है। तो जब इतना ज्यादा गैप आ गया एनर्जी में, तो साबित हुआ कि ये उस शेल में तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इसका मतलब मैग्नीशियम में टोटल थे ही आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो उनके दरमियान एनर्जी का तकरीबन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन जब एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, जब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया, तो इससे हमें आइडिया हुआ कि बात हो रही है अब नेक्स्ट शेल की, नेक्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट से निकला है। आप एनर्जी देते जाएं 7730 किलो जूल पर मोल से ज्यादा, तो अगले इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। ग्राफ में देखें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं, यहां तक कि 8 के 8 इलेक्ट्रॉन निकल गया थोड़ी थोड़ी एनर्जी के साथ। क्योंकि अब ये कहां से निकल रहे हैं? अब यहां से निकल रहे हैं। एक निकला, दूसरा निकला, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवां, छठा, सातवां और आठवां, सारे निकल गए। अब जब निकल गया तो अब रह गए पीछे रह गए 12 प्रोटॉन, और कितनों को खींच रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन को। पहले शेल के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और जब वो ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉन रह गए तो अब पुल बहुत ज्यादा हो गया, दोनों बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब आ गए। लिहाजा अब इनको निकालने के लिए आपको एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। यहां पे ये सारा एनर्जी का गैप है। इतने एनर्जी के बाद देंगे तो उसके बाद जाके पहला एस में से शेल निकलेगा, और फिर एस में से दूसरा। तो ये फर्स्ट में से जो शेल निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकले, ये इवन लास्ट पे निकले और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलाई। अब इस पूरी एक्सप्लेनेशन में आपको क्या समझ आई है? एक चीज तो आपने ये देखा कि हर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पहले वाले से ज्यादा मुश्किल है, और उसकी रीजन थी कि न्यूक्लियस की ताकत बाकी वालों पे बढ़ जाती थी, उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। दूसरी चीज आपने ये समझी कि जब एक शेल से दूसरे शेल में जाएंगे तो दरमियान में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होगा, जैसे यहां पे हमने देखा। इससे शो होगा, यानी जंप से शो होगा कि इसमें शेल कितने हमने तब्दील किए। तो अब मैग्नीशियम के केस में अगर हमें नहीं पता, हमें मालूम ही नहीं कि इसमें कितने शेल होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो हम क्या करते हैं? उसका पहला इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी देते हैं उसको, और हम जैसे ही एनर्जी 738 पे पहुंचेंगे पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। फिर 1450 पे पहुंचेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, और हमें पता होगा ये दोनों एक ही शेल से हुए हैं, क्योंकि एनर्जी करीब करीब है। फिर हम एनर्जी दे रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अब दरमियान में शेल का गैप आ रहा है, और इससे हमें हमारी यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई कि भाई अब आखिरी शेल जो था थर्ड नंबर वाला वो खत्म हो गया, उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। इसके बाद अब नीचे वाले में आए, दूसरे वाले में, तो ये 7730 किलो जूल पे स्टार्ट हुआ, और फिर यहीं पे 7000 के बाद 8 9000 पे, नेक्स्ट 10000 पे, उसके बाद वाला 12 पे, उसके बाद वाला, ये सारे हो रहे हैं 2-2000 1-1000 के फर्क पे। इसका मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन इतने इतने फर्क पे, थोड़े थोड़े फर्क पे होते रहे। हमें पता चला कि दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 हैं। और फिर उसके बाद फिर गैप आया, और गैप के बाद फिर जब बहुत ज्यादा एनर्जी दी तो आखिर पे जाकर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि एक और शेल भी था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थी, ये हमें किसने बताया?
आयोनाइजेशन एनर्जी में। और चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको यही बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमें इंफॉर्मेशन देगी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हैं किसी भी शेल के इर्द गिर्द, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, किसी शेल में कितने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमें मिली सक्सेसिव एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, और ये सक्सेसिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जिसको हमने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी में ये कैसे इंफॉर्मेशन दे। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम की, कि ये डिफरेंट एटम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, और इससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कैसा आइडिया मिलता है। तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक प्लॉट बनाएंगे, और ये 88 एलिमेंट्स के दरमियान होगा। 88 एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करेंगे, यानी उनमें से पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे हम उनमें चेक करेंगे कि उनको कितनी हीट उन्होंने रिक्वायर उनको थी, कितनी हीट उन्होंने ली। जो उन्होंने हीट ली उसको हम उसकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। अब ये फर्स्ट एलिमेंट्स में ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक के होंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के होंगे, डी ब्लॉक इसमें और एफ ब्लॉक एक्सक्लूडेड है, यानी इसमें पी और एस ब्लॉक है। इन दोनों ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं। और ग्राफ में भी आप देख रहे होंगे ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन से, यानी फर्स्ट हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, और ये जा रहा है नोबल गैसेस में रेडोन तक, रेडोन तक जा रहा है नोबल गैसेस में। तो अब इसमें ये इन तमाम एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हम प्लॉट बना रहे हैं। हमें इंफॉर्मेशन ये प्लॉट क्या देता है, जब हमने इनको ग्राफ में शो किया तो इससे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। मसलन सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन बिल्कुल हमें यहां पे मिला बॉटम में, ये हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। लेकिन हाइड्रोजन चूंकि इस साइड पे था पीरियोडिक टेबल में, यहां पे आपने थोड़ा सा आपको आइडिया भी होना चाहिए पीरियोडिक टेबल की किस तरीके से जो उसका एक उसकी फॉर्मेशन बनी हुई है वो कैसे है। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल जो है वो बना हुआ है। और पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो कहां पे है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन बिल्कुल टॉप के ऊपर है, यहां पे ये हाइड्रोजन पड़ा है, और हाइड्रोजन के बिल्कुल मुकाबले में यहां पे हीलियम पड़ा हुआ है। तो अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो हाइड्रोजन 1 1 के साथ है, हीलियम 2 4 के साथ है, ऐसे। तो 2 4, अब इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो बढ़ गए, यहां एक को एक खींच रहा है, एक शेल को, यहां पे जो एक शेल है उसको दो खींच रहे हैं, दो प्रोटॉन। तो शेल तो एक ही रहता है पहले पीरियड में, लेकिन खींचने वाले बढ़ जाते हैं। तो अब जैसे ही दूसरा इसमें पहला इलेक्ट्रॉन हमने हीलियम से निकालना चाहा, तो हीलियम से निकालते हुए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, मैक्सिमम, सबसे हाईएस्ट। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज द हाईएस्ट अमंग ऑल एटम्स, और ये मेरे ख्याल में 2300 के करीब है, इसके ऑलमोस्ट आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है 23 से ज्यादा होगी, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी पहला इलेक्ट्रॉन हीलियम में से निकालने के लिए। लेकिन हीलियम के बाद जैसे ही हम नीचे आए, तो हीलियम के बाद तीसरे नंबर पे लिथियम है 3 के साथ, फिर बेरिलियम है 4 के साथ, फिर बोरोन है 5 के साथ, कार्बन 6 के साथ, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन है। इस तरीके से हम ये दूसरे पीरियड में ये सारे। तो अब जब दूसरे लिथियम पे आए तो फौरन से गिरी नीचे, और बिल्कुल लिथियम पे आते ही ये बॉटम पे आ गई। अब ये देखें यहां पे लिथियम पड़ा, लिथियम पे आई तो फिर बॉटम पे आई, अब लिथियम से ऊपर गए। तो बेरिलियम के केस में थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के लेक्चर में जाके इसको देखना होगा पहले चैप्टर में। फिर उसके बाद बोरोन से फिर कंजक्टिव बढ़ रही है, फिर कार्बन की उससे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और लास्ट पे नियोन पे फिर हाईएस्ट आ गए। फिर इसका मतलब यह हुआ कि अल्कली मेटल हमेशा बॉटम में आ रहे हैं, और अल्कली मेटल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नोबल गैस है वो हमेशा टॉप पे आ रही है। तो नोबल गैसेस ये आ रही है, हर आयोनाइजेशन एनर्जी में टॉप के ऊपर कौन है, नोबल गैस है, और बॉटम के ऊपर कौन है, बॉटम के ऊपर हमें अल्कली मेटल देखने को मिल रही है। जैसे यहां पे लिथियम था, यहां भी लिथियम पोटाशियम होगा, जो कि यहां पे ग्राफ में शो नहीं हो रहा, लेकिन पोटाशियम है। ये गलती से यहां पे सोडियम होगा यहां पे, और यहां पे पोटाशियम है, बॉटम के ऊपर पड़े होंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट में आप रुबिडियम देख रहे हैं, सीजियम आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बॉटम पे होंगे। इसका मतलब यह है कि यहां से, इसका मतलब यह है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो स्टार्टिंग में आते हैं अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, और लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, और सबसे हाईएस्ट किन की है, नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस टॉप पे आ रहे हैं, तो हाईएस्ट इनकी है। तो इससे मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिली। पहली चीज, हर केस के अंदर देखें इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, एनर्जी प्लस में है। तो पहला जो हमें रिजल्ट मिला ग्राफ से, वो देखने के बाद कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हर एक की ये एंडोथर्मिक है, एनर्जी रिक्वायर होगी
आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद नहीं निकलेगा। ऑल आयोनाइजेशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक, तमाम की तमाम एंडोथर्मिक है। आप एनर्जी बेशक वो थोड़ी भी है लेकिन है तो एंडोथर्मिक, आपको हीट तो देनी है। बेशक आप कह रहे हैं कि सीजियम के केस में लोएस्ट है, लेकिन उस केस के अंदर भी आपको हीट तो प्रोवाइड करनी है 400 300 200 के करीब। आप हीट देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो सारी की सारी कैसी हुई नेचर में, एंडोथर्मिक हुई। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दूसरी चीज, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ेंगी। और ये भी हमने देख लिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे कैसे बढ़ रही है। हमने इस पूरे ग्राफ के अंदर तीसरे पीरियड में हमने देखा, दूसरे पीरियड में, कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से कम है किससे, बेरिलियम से। और फिर ये इसी तरीके से लास्ट के ऊपर इन सब की कम है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन की कम है नियोन से। तो ये हमने यहां पे भी देखा है। ये आप सारा अगर आप देखें तो लिथियम, फिर बेरिलियम है, फिर ऊपर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट के ऊपर यहां पे आ रहा है नियोन। तो नियोन बिल्कुल टॉप पे जा रहा है, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये यहां पे बेरिलियम है, ये है लिथियम बिल्कुल लोएस्ट पोजीशन पे पड़ा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती हैं। ये भी हमें इंफॉर्मेशन किसने दी, ये हमें ग्राफ ने दी। और इसका ये क्यों बढ़ती हैं, ये हमने बार बार पढ़ा है कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी, जेड की ताकत बढ़ जाएगी। और जब न्यूक्लियस इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रॉन्गर फोर्स से खींचेगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स से, तो इसलिए स्ट्रॉन्गर फोर्स से खींचने पे इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा। यह जब डिफिकल्ट होगा तो अब आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी ज्यादा देनी होगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। और जब एनर्जी आपको ज्यादा देनी होगी तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ये तो हो गया दो रिजल्ट। फिर तीसरा रिजल्ट, ये तो हमने डिस्कस किया कि इन पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जीज बढ़ती है। फिर ग्रुप्स के अंदर बात करते हैं, टॉप टू डाउन आने पे तीसरा रिजल्ट यह है कि टॉप टू डाउन आने पे ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जीज कम होती है। यहां आयोनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज हमें देखने को मिलता है। कैसे भला, आप लिथियम को देखें, आप इवन नोबल गैसेस को देख लें, हीलियम टॉप पे है, फिर नियोन है, फिर आर्गोन है, फिर क्रिप्टोन है, जीनोन है, और आखिर पे रेडोन सॉरी यहां पे होगा। तो अब ये वाला अगर आप देखो तो ये तो नीचे आ रही है आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसे इस तरह ट्रेंड जा रहा है। इसका मतलब कि टॉप टू डाउन जो है वो कम हो रहे हैं। इसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम में भी देखो तो ये ऐसे आ रही है, नीचे आ रही है। तो अल्कली मेटल्स में हर ग्रुप के अंदर ये टॉप टू डाउन कम होगा। इसका मतलब कि टॉप टू डाउन अगर हम आएंगे तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी किससे, नियोन से, नियोन की ग्रेटर होगी क्रिप्टोन से, क्रिप्टोन की ग्रेटर होगी जीनोन से। तो ये लेफ्ट टॉप टू डाउन आने से आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज आएगा। और इसकी रीजन क्या है कि टॉप टू डाउन आने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ शील्डिंग इफेक्ट भी वो भी बढ़ेगा, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर को रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। और जब आसान होगा तो वहां आसान का मतलब यह है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी भी कम रिक्वायर होगी, लिहाजा आप कम एनर्जी में, लेस एनर्जी में आप आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा सकते हैं। लिहाजा आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ग्रुप में टॉप टू डाउन। तो इस तरीके से हमने इस पूरे को समराइज करते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमें 3 रिजल्ट देती है, और वो तीनों रिजल्ट्स मैंने आपके सामने समराइज किए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से सवाल यहां भी आ सकता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है हर पीरियड के अंदर, और ये पीरियड वाइज इंफॉर्मेशन यहां ग्राफ में आपको मिल जाएगी। इसमें ग्रुप में किस तरीके से होते हैं ट्रेंड्स वो भी यहां पे देखे हमने। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इसको भी हमने देखा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेसिकली अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें हम तो ये हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि इलेक्ट्रॉन कैसे आखिरी ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे हैं। तो दो तरीके से हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की फॉर्म में और आयोनाइजेशन एनर्जी के। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स एंड ग्रुप्स में पूछ ली जाएगी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमें क्या रिजल्ट्स देती है ये पूछ लिया जाएगा, या फिर आप सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से किस तरीके से शेल के बारे में आइडिया लगाते हैं ये पूछ लिया जाएगा। तो इन 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो 4 तरह के ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं इस टॉपिक के अंदर से। नेक्स्ट टॉपिक में हम आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की, जो इसके अलावा अच्छा क्विक एक्टिविटीज के अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम को डिस्कस किया गया है, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसी तरीके से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैसेस, इनके बारे में डिस्कस किया गया, तो आपको ये भी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम
क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिट में वो है, उसका आइडिया कैसे लेंगे और उसकी लोकेशन को, उसके एड्रेस को बताएंगे कैसे कि उसका नंबर कौन सा है, वो किस जगह पे पड़ा हुआ है और उसको लोकेट कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे तरीके से अपने नोट्स पे आप वर्किंग जारी रखें।